हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएसटी में जो न्यू टॉपिक ऐड हुए थे उनको कंप्लीट कर रहे थे। इसी क्रम में अपन ने यूनिट 6 में पहला टॉपिक पढ़ा था कल, अक्षांश और देशांतर। आज का हमारा नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है यूनिट 6 का पृथ्वी की गतियाँ। इस टॉपिक को आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा, पृथ्वी की गतियों में से। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है आज का, पृथ्वी की गतियाँ, द मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की महत्वपूर्ण गतियाँ हैं पृथ्वी की, जिससे पृथ्वी पर दिन रात तथा ऋतुएं बनती हैं। पहली जो गति है वो है पृथ्वी की दैनिक या घूर्णन गति, जिसे रोटेशन कहा जाता है, और दूसरी है परिक्रमण गति। दैनिक या घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना, ये कहलाती है दैनिक या घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे क्या होता है, दिन रात बनते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जिससे दिन रात बनते हैं। और पृथ्वी के सूर्य के सामने वाले भाग पर क्या होता है, दिन होता है पृथ्वी के घूर्णन से, और पिछले वाले भाग पर क्या होती है, रात होती है। ये गति जो है दैनिक या घूर्णन गति, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ आपको याद रखिएगा इसको। पृथ्वी की दैनिक या घूर्णन गति जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये से पश्चिम से पूर्व की ओर होगी, जिसके कारण सूर्य कहाँ उदय होगा, पूर्व में उदय होगा, और पश्चिम में क्या होगा, अस्त होता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ही सभी नक्षत्रों और तारों की भ्रमण दिशा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में रहती हैं। ध्यान देना इस बात पे कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ही क्या होता है, सभी नक्षत्रों और तारों की भ्रमण की दिशा भी कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर ही होती हैं। पृथ्वी की इस गति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार और ध्रुवों पर चपटापन उत्पन्न हुआ है, केंद्र अपसारी बल के कारण। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति जो है, इसी के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार आ गया है और ध्रुवों पर क्या हुआ है, चपटापन उत्पन्न हो गया है, केंद्र अपसारी बल के कारण। दैनिक गति या परिभ्रमण की भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति कितनी है? दैनिक गति या परिभ्रमण की भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों पर ये जो गति है दैनिक गति, ये गति कम होती जाती है। कितनी हो जाती है? 1120 किलोमीटर प्रति घंटा ये रह जाती हैं, तथा ध्रुवों पर जाकर ये दैनिक गति लगभग शून्य हो जाती हैं। पृथ्वी का अक्ष अब पृथ्वी की कक्षा पथ पर समकोण न बनाकर कितने डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी? 23.5 डिग्री पर यह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ये 23.5 डिग्री का झुकाव सूर्य की परिक्रमा के समय एक ही दिशा में बना रहता है। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के कोण पर, और 23.5 डिग्री का ये झुकाव ही सूर्य की परिक्रमा के समय एक दिशा में बना रहता है। पृथ्वी के इस झुकाव के कारण उत्तर और दक्षिणी ध्रुव बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं एक एक करके, जिससे दोनों गोलार्धों में अलग अलग ऋतुओं का आगमन होता है। अब आप देखिए, ये परिक्रमण गति से पहले जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये दैनिक गति और घूर्णन गति, इसका क्या महत्व है? घूर्णन गति से क्या होता है, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति से दिन रात बनते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं। अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया जा सकता है, और पृथ्वी की भौतिक और जैविक प्रक्रियाएं बनती हैं। यह होगी आपकी पहली गति, दैनिक या घूर्णन गति। अब दूसरी आती है रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना है। दूसरी महत्वपूर्ण गति कौन सी है? परिक्रमण गति। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? 365 से ही 1/4 दिनों में ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की कक्षा जो है ये लगभग 965 मिलियन किलोमीटर लंबी है, जो कि लगभग 3654 दिनों में 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संपन्न होती हैं। पृथ्वी की कक्षा जो है ये वृत्ताकार न होकर कैसी है, ये अंडाकार है पृथ्वी की कक्षा, जिससे सूर्य और पृथ्वी की दूरी परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है।
आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। और सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी का जो अक्ष है ये एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है। अब आप इसको याद रखना, परिक्रमण गति कितनी है? 1,07,160 किलोमीटर है ये परिक्रमण गति। याद रखना है इसको, परिक्रमण गति कितनी है पृथ्वी की? 1,07,160 किलोमीटर। और घूर्णन गति कितनी थी पृथ्वी की? आपको बताया था 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण गति कितनी है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा। और पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? 365 से ही 1/4 दिन में। और 1/4 दिन के साथ आपको ये भी याद रखना है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा है? ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा है? तो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है दीर्घवृत्तीय। इस कारण क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। तो याद रखना पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा है? दीर्घवृत्तीय है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी की अवस्था है वो क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है, जो 3 जनवरी को होता है। याद रखना इसका क्वेश्चन आ सकता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जब न्यूनतम दूरी होगी, कब होगी न्यूनतम दूरी? 3 जनवरी को होती है न्यूनतम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच। और ये अवस्था क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। उप यानी पास, याद रखना न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच जिसे कहते हैं उपसौर। उप का मतलब याद रख लेना आप, पास, जो कि 3 जनवरी को होता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी की अवस्था को क्या कहते हैं? अप। अधिकतम यानी अप, याद रखना अप यानी दूर, तो अपसौर कहलाती है। जो अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, कब होती है सर्वाधिक दूरी पर? 4 जुलाई को, तो इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, अफेलियन। और कितने किलोमीटर पर होती है ये? 152 मिलियन किलोमीटर पर सर्वाधिक दूरी। और जब निकटतम दूरी होती है, कब होती है? 3 जनवरी को, 147 मिलियन किलोमीटर, तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है, पेरीहिलियन कहा जाता है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक रूप से जल्दी संपन्न हो जाती है। इसके विपरीत अपसौर की स्थिति में परिक्रमण में अधिक समय लगता है पृथ्वी को। याद रखिएगा, पृथ्वी की दोनों गतियों और स्थिति में बदलाव के बाद ही पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का वितरण निश्चित होता है। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का वितरण किसे निश्चित होता है? तो पृथ्वी की दोनों गतियों और स्थितियों में बदलाव के बाद पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का वितरण निश्चित होता है। अब अपन अगला देखते हैं, अयनांत या संक्रांति तथा विषुव। अयनांत क्या होता है? पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला रहता है और दूसरे भाग पर अंधेरा रहता है। उजाले और अंधेरे भाग को अलग करने वाली रेखा को प्रदीपन या प्रकाश वर्त कहा जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। पृथ्वी जो है 21 जून और 22 दिसंबर प्रत्येक वर्ष क्रमशः ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति की स्थिति में होती है। 21 जून को तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत स्थिति क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा पर होती है। और पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष के झुकाव के कारण दोनों गोलार्धों में यही स्थिति बनती है। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं और पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव कर्क और मकर रेखा पर दोनों गोलार्धों में बना रहता है। संक्रांतियां जो है पृथ्वी की गतिशीलता प्रदान करती हैं तथा सूर्य, तारों और नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव भी होता है। फिर इसके बाद आता है विषुव। जब पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर लंबाकार होती है, तब विषुवीय स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य चमकता है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वसंत विषुव कहा जाता है। इस अवस्था में प्रदीपन व्रत पूरी पृथ्वी को ध्रुव से ध्रुव तक समान भागों में बांट देता है और इस विषुवीय स्थिति में सूर्य प्रातः 6 बजे पूर्व में उदय होता है, लगभग इसी समय ही पश्चिम में अस्त होता है। किसी भी स्थान का अक्षांश निर्धारण, ये हो गया आपका टॉपिक विषुव है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर की, इनको आप याद रखिएगा। किसी भी स्थान का अक्षांश जो है, अक्षांश का निर्धारण किससे होता है? याद रखिएगा इनको, यंत्रों तथा
सूर्य, तारों, चंद्रमा आदि की स्थिति से किसी भी स्थान का अक्षांश निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। 90% चांस है इसके कि वर्तमान में किसकी सहायता से अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। याद रखना इसको, जीपीएस को, और इसकी फुल फॉर्म को भी याद रखना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन 90% आने के चांस हैं कि वर्तमान में किसकी सहायता से अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, तो वो है जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देशांतरों के मध्य की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है देशांतरों के मध्य की सर्वाधिक दूरी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके मध्य का अंतर कम हो जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच का अंतर कम हो जाता है, देशांतरों के बीच का। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर होता है? 111 किलोमीटर का अंतर भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य होता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पर यह अंतर कितना हो जाता है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य अंतर होता है 111, जबकि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पर यह देशांतरीय अंतर कितना हो जाता है? 96.5 किलोमीटर। और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पर यह अंतर हो जाता है 55.4 किलोमीटर। और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पर यह हो जाता है 19.3 किलोमीटर। तथा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव पर यह बिंदु पर यह क्या रह जाता है? शून्य रह जाता है। केंद्रीय या प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, इससे अगर पूर्व में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर क्या होगा? 4 मिनट की वृद्धि होगी और 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि होगी। इसी प्रकार जो सभी 360 डिग्री देशांतर हैं, जब एक वृत्त के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक वृहत वृत्त बन जाएगा। और वृहत वृत्त क्या होते हैं? वृहत वृत्त वे वृत्त होते हैं जो पृथ्वी या ग्लोब को समान मंडलों में विभाजित करते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 181 होती हैं। यह आपका टॉपिक हो गया पृथ्वी की गतियाँ। इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।